यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे डे नंबर 19 रहेगा, ठीक है, डे नंबर 19। और यहाँ से जो टॉपिक रहेगा आपका यहाँ से हिस्ट्री का, ठीक है, और इकोनॉमिक का भी चल रहा था उसका देखेंगे हम लोग, राइट। तो अभी हम लोग वहाँ बताएंगे क्या क्या कौन से टॉपिक करना है। अभी स्टार्टिंग का देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट जब से स्टार्ट किया था और यहाँ पर जो डेट है कब तक के बीच में चलेगा, जैसे 10 फरवरी से 10 मई के बीच में ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डाउट रहेगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो या कॉन्टैक्ट करके टेलीग्राम से भी पूछ सकते हो, ठीक है। आते हैं नीचे। यहाँ पर देखो हम लोग ने राजव्यवस्था पॉलिटी स्टार्ट की थी, ठीक है, पॉलिटी हम लोग ने कवर कर लिया, ठीक है। पूरे ज़्यादातर टॉपिक हमने आपको शेयर कर दिए, बता भी थे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, उसके साथ हम लोग ने MCQs भी कवर किए उसके, राइट। साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटी के बाद हम लोग स्टार्ट किया इकोनॉमिक का एक दिन पूरा हो गया जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पूरा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन करके एक एक चीज़ आपको बताई गई थी, साथ में उसके MCQs भी बनाए गए थे, वो भी आपको शाम को क्लास में कवर कराए गए थे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, वो भी हम लोग यहाँ पर MCQs उसके देखते हैं, ठीक है। अभी खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री को, राइट। और यहाँ से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़नी, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ये पूरा मैं PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज यहाँ पर संडे है, ठीक है। तो संडे को देखो हम लोगों ने क्या किया है, आज टॉपिक को थोड़ा सा कम दिया है। कम का मतलब कहने का, टॉपिक तो पूरे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका CSET भी मैंने दिया आज, कल CSET नहीं दिया था मैंने, राइट। और मैंने आज आपको यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के MCQ सॉल्व करने को दिए हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डे 19 और यहाँ पर इकोनॉमिक का टॉपिक है, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय आय पहले है, राइट। इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय में कल हम लोग कुछ पॉइंट देखे भी थे इसके, ठीक है। और यहाँ से कुछ जो बचे हैं इसको हम लोग ख़त्म करके पूरा आज करेंगे। और उसके बाद जो अपना अगला स्टेप आएगा, जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आज जितने टॉपिक हैं इन सबको एक बार और आपको रिवीजन करना है, राइट। संडे है तो इस वजह से मैंने आपको आज चीज़ें कम दी है। और यहाँ पर जितना भी आपको पीछे छूट गया चीज़ें हैं, है ना, कुछ बच गए तो उनको आपको कवर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो आधारभूत अवधारणाएं ये क्या होती हैं, द कोर पिलर्स क्या होते हैं, GDP के सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है इनका, ठीक है। देश की सीमा के भीतर क्या इनका उत्पादन होता है, राइट। इसमें बोला कि क्या विदेशी दूतावास की कमाई भारत की GDP में जुड़ती है। देखो विदेशी दूतावास की कमाई या वहाँ होने वाले आर्थिक गतिविधियाँ भारत की GDP ये सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा नहीं होती है या नहीं जुड़ती है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सिद्धांतों के अनुसार इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि घरेलू क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है इसकी, तो यहाँ पर एक बार रीड करोगे आपकी घरेलू परिभाषा जो होती है इसकी क्या होती है ना। दूसरा यहाँ पर है कि इसकी आय और इसका जो स्रोत है इसमें क्या स्वामित्व होता है इनका, जैसे कि यहाँ पर विदेशी दूतावास है उसकी आय, राइट। दूतावास द्वारा ली जाने वाली फीस, जैसे कि वीज़ा शुल्क या उसके द्वारा किया गया कुछ खर्च, ठीक है, उस विदेशी सरकार की अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। कर्मचारियों का वेतन, यदि कोई यहाँ पर भारतीय किसी विदेशी दूतावास में काम करता है तो उसका वेतन भारत की घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम है उससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वह एक विदेशी क्षेत्र में काम कर रहा है। हालांकि ये वेतन भारत की GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति भारत का समान निवासी है। ये सब मैंने आपको कल बताया था, GNP क्या होता है, GDP क्या होती है, कौन बाहर रहेगा तो क्या होगा ना, ये सब मैंने आपको कवर कराई थी चीज़ें। बस एक बार इसको गो थ्रू करा लो चीज़ों को, कुछ और भी यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट हैं इसमें। NFIA ये क्या होता है, देखो NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो विदेशों से यहाँ पर जो आती है प्राप्त यहाँ पर शुद्ध साधन आय जो होता है उसको लेकर के बता रहा है, और ये विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कहलाता है ना, आय कहा जाता है इसको। तो देखो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो बोल रहा है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी इसका, ठीक है। NFIA का अर्थ मीनिंग, जैसे कि यहाँ पर किसी देश के समान निवासियों द्वारा शेष विश्व विदेशों में अर्जित की गई साधन आय या और उस देश की घरेलू सीमा के भीतर गैर निवासियों के विदेशियों द्वारा ली गई अर्जित आय के साधन के बीच का अंतर होता है, ठीक है, NFIA। और एक बार न्यूज़ में थी, अभी करंट में भी न्यूज़ में थी, है ना, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इस वजह से मैंने और लिया यहाँ पर। ये आगे है NFIA ये विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को दी गई साधन आय, आपका जो NFIA है वो निकल आएगा। कैसे निकलेगा, विदेशों से प्राप्त जो साधन आय होती है माइनस उससे विदेशों को दी गई जो साधन आय है, प्राप्त आय और जो दी गई आय वो उससे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पर, साधन आय क्या होता है, साधन आय पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि साधन आय, आपको पता है आपको, है ना, क्या होता है साधन आय,
यहाँ पर प्राप्त साधन आय। होता क्या साधन है दोनों में, प्राप्त आय और दी गई आय में? देखो यहाँ पर जो फैक्टर इनकम होता है इसमें मजदूरी, वेतन, लाभ, है ना, लगान और जैसे ब्याज जैसे यहाँ पर चीजें शामिल होती है जो उत्पादन के साधनों में श्रम, पूंजी, भूमि आदि को लेकर बदले में प्राप्त होती है। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व घरेलू आय, डोमेस्टिक जो इनकम होती है उसको राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका महत्व होता है। और राष्ट्रीय आय इक्वल होता है घरेलू आय प्लस NFIA, राइट, ये इसको देख सकते हो। दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बाकी हम लोगों ने कल चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, जो कुछ बच गई हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आगे आते हैं घटक। यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें देखो कंपोनेंट्स 3 चीज़ें शामिल किए थे, जैसे कि एक तो कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक क्या होता है, इनकी संपत्ति क्या होती है और इनकी उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय क्या होती है, ये सब यहाँ पर देखी जाती है। इसके घटक होते हैं, एक तरह से कंपोनेंट्स होते हैं। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की घटक क्या होंगे? देखो इसके घटक क्या होंगे? विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक NFIA के मुख्य रूप से 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक तो कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा होता है। ठीक है, नेट यहाँ पर जो कंपोनेशंस होता है ऑफ एम्प्लॉयंस, पहला ये हमारे क्या होता है, ये हमारे देश में उन निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित वेतन और मजदूरी जो होती है उसके बीच का अंतर होता है, और वहाँ अस्थायी रूप से काम करते हैं और हमारे देश में काम करने वाले विदेशी निवासियों को दिए गए भुगतान का अंतर होता है। सेकेंड बात है, इसमें से क्या होता है, संपत्ति और उद्यमशीलता में प्राप्त शुद्ध आय जो होता है नेट इनकम होती है फ्रॉम प्रॉपर्टी, है ना, से लेकर के, और इसमें विदेशों से प्राप्त लगान जो होती है, रेंट होती है, ब्याज, इंटरेस्ट और लाभ, प्रॉफिट शामिल विदेशी निवासियों को इसी मद में किए गए भुगतान को घटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसी में है कि विदेशों में स्थित निवासी कंपनी की शुद्ध संचित आय जो होती है वो भी यहाँ पर क्या होगी, इसमें इसके मुख्य घटक में शामिल होगी। ठीक है, NFIA में जो विदेशों से यहाँ पर स्थित भारतीय कंपनी होती है उसमें बचाई गई जो अवितरित लाभ है, और भारत में स्थित विदेशी कंपनियों द्वारा बचाई गई आय के बीच अंतर ये दिखा रहा है इसमें। NDP और NNP ये क्या होती है, इसकी उदाहरण है। ये मूल ह्रास का निर्धारण कौन करता है? वाणिज्य मंत्रालय करेगा। ठीक है, मूल्यांकन की कुछ यहाँ पर कीमत दे रखी है, क्या इनकी कीमत होती है? देखो टॉपिक आपको नोट करते जाना है, टॉपिक आप अपना बुक उठाओ, नोट्स उठाओ, वहाँ से पढ़ते जाओगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को। बाकी मैंने आपको अगर ये सब मिलता है आपको टॉपिक में तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप यहाँ से चीज़ें समझो, और मैंने आपको नीचे चैप्टर दिया है, अभी बताऊँगा कौन सा चैप्टर आपको करना है। ठीक है, तो मूल्यांकन की यहाँ पर कीमतें क्या होती हैं, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट जो हमारी साधन लागत होती है, ये क्या होता है, उत्पादन के जो कारक होते हैं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, इसका खर्च, ये सब क्या होता है मूल्यांकन की कीमतों में जोड़ा जाता है फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस क्या होती है? बाजार मूल्य, इसमें करों और सब्सिडी की बात की कीमत देखी जाती है। ठीक है, और GVA मतलब सकल मूल्यवर्धन, ये क्षेत्रवार सेक्टर वाइज प्रदर्शन को मापने का एक नया तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल्यांकन के हमारे 3 तरीके होते हैं वो आपको याद रखने हैं, तीनों तरीके, राइट। आगे UPSC फोकस बेसिक प्राइस मूल कीमत माइनस इसमें उत्पादन कर, ये क्या होगा, प्रोडक्शन टैक्स से जुड़ने पर उत्पाद कर, प्रोडक्ट टैक्स नहीं होगा। देखो UPSC का यहाँ पर की पॉइंट है कि ये बोल रहा है कि जो बेसिक प्राइस होते हैं, मूल कीमतें, इसमें माइनस करेंगे क्या, उत्पाद कर। ठीक है, बेसिक प्राइस में माइनस करेंगे ये उत्पाद कर, मतलब प्रोडक्शन टैक्स, और जुड़ते हैं उत्पाद पर जो प्रोडक्ट टैक्स नहीं जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, मुद्रास्फीति प्रभाव क्या होगा इसमें, जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है। देखो नॉमिनल GDP वर्तमान की कीमतों में महंगाई शामिल होना। ठीक है, नॉमिनल GDP में आ जाएगी। रियल GDP में स्थिर कीमतों पर महंगाई को प्रभाव को हटाकर शामिल करना, वो आपकी रियल GDP में आएगी। और GDP डिफ्लेटर में क्या आएगा, इसमें अर्थव्यवस्था की पूरी महंगाई मापने का एक सटीक पैमाना होता है। तो तीनों बातें मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से मुद्रास्फीति प्रभाव को लेकर के हम लोग आकलन कर सकते हैं। GDP डिफ्लेटर, रियल GDP और नॉमिनल GDP, ये क्या होती है, ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। नॉमिनल GDP क्या होती है, रियल GDP क्या होती है और डिफ्लेटर क्या होते हैं। नहीं मिलेगा टॉपिक तो बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कवर करना है, और साथ में मैं एक टॉपिक भी आपको दूंगा, एक चैप्टर भी दूंगा आपको पढ़ने के लिए, शायद वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी, है नहीं मिलेंगी तो आप बताना। ठीक है, अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पर टॉपिक जो हमारी रमेश सर की जो बुक है उसमें टॉपिक नहीं है। वो सब टॉपिक होने चाहिए क्योंकि स्टैटिक है, बेसिक बुक है वो, है ना। बहुत लोगों की मैसेज है कि नहीं है, मैंने कुछ देखे हूँ टॉपिक वहाँ पर, वो कैसे हो सकता है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो चीज़ों को। ठीक है, आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलना और कल्याण। अगर नहीं मिलेगा इसमें, अगर टॉपिक नहीं मिलता है आज वाले में, तो आप मुझे
कमेंट करना, ठीक है। और यहाँ पर टेलीग्राम पे भी मैसेज करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय तुलना का कल्याण करने बता रखा है कि पीपीपी, क्रय शक्ति समानता, बिग मैक इंडेक्स और जीवन की स्तर की तुलना। ये जो है परचेस पावर पावर्टी पैरिटी, इसमें क्रय शक्ति समानता जो होती है, ये सरल भाषा में कहेंगे तो एक चीज़ अलग अलग देशों को कितने यहाँ पर तरह से मिल रही है ये यहाँ पर बताई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बर्गर है, ठीक है, बिग मैक, अमेरिका में वो कितने का है, $5 का है, और वही बर्गर भारत में कितने का है, 200 का है, राइट। अगर हम डॉलर की रेट से देखेंगे तो करीब जो $5 है, ठीक है, वो 420 रुपये होने चाहिए, है ना, रुपए के हिसाब से। और लेकिन भारत में वो कितने का, 200 का मिल रहा है। इसका मतलब है कि भारत में 200 रुपये की वैल्यू अमेरिका के $5 के बराबर है, ठीक है। ये बात मानी जाएगी यहाँ पर, एकदम करेक्ट बात है। अब बिग, यही हमारा क्या कहता है, ये एक तरह से यहाँ पर क्रय शक्ति की समानता को बता रहा है। बिग मैक इंडेक्स क्या होता है, ये दुनिया भर में महंगाई और करेंसी की असली वैल्यू मापने का एक तरीका होता है, मज़ेदार तरीका मान सकते हो, है ना, ये अच्छा तरीका है। और मैथ, इसे पता चलता है कि किसी देश में जीवन यापन, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना सस्ता है या कितना महंगा है, इससे ये भी पता लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख सकते हो। आगे ये सब माइंड में फिट करके रखना है ना, जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना अच्छे से, इन लोग क्वेश्चन में आएंगे अपने, तब ये सब यूज होंगे टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम पीसीआई के बारे में, औसत आय और आर्थिक समानता के बीच में क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है देखते हैं। पर कैपिटा इनकम पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, ये देश की औसत कमाई है और इसे निकालने का एक प्रिंसिपल सिंपल फार्मूला होता है। कौन सा, पर कैपिटा इनकम इक्वल हो जाता है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। निकाल दोगे तो यहाँ से पर कैपिटा इनकम आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे तरीके से समझ सकते हो चार्ट से भी, देश कुल कमाई कितनी है, जनसंख्या कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। देश यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, 1 लाख कमाई है इसकी, जनसंख्या 10 लोग और प्रति व्यक्ति आय 10,000 हो गई, है ना, 10 लाख होगा। और देश बी है जो हमारे पास, बी के पास कितना है, 1 लाख इसके पास भी है, ठीक है, कमाई, और 100 लोग हैं तो 1,000 रुपये मासिक इसके जो प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से देखो एक तरीका मान निकल रहा है कि यहाँ पर भले ही यहाँ पर दोनों देशों की कमाई बराबर होगी, ये नहीं बता रहा कि कितना, ये आपको कमाई बता रहा है, कमाई दोनों देशों बराबर है, फिर भी क्या होगा, लेकिन फिर भी क्या है, देश ए लोग से ज़्यादा बेहतर अमीर हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ से दिमाग अपना माइंड लगा सकते हो कि जहाँ पर जनसंख्या कम है तो क्या होगा, वहाँ बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ से देख सकते हो जैसे कि हमारा परिवार छोटा परिवार है तो क्या अच्छा जीवन जी रहे हैं, 10 लोग यहाँ रहते हैं तो क्या होगा, भाई उनकी भी पूर्ति करो, उनकी पूर्ति करो, उनकी पूर्ति करो, हो गया लो, है ना। कम जनसंख्या होगी तो क्या, कम जनसंख्या मतलब कहने का हमारे घर में कम लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ हम लोग कर पाएंगे, राइट। तो एक तरह से ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया इसका। आगे आते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ये वह पैसा होता है जिसमें आपकी जेब मौज मस्ती करने के लिए बचत से बचता है, इसको बोलते हैं। जब आप सैलरी से कमाते हो, ठीक है, तो पूरी सैलरी क्या होती है, आपकी नहीं होती है, इसमें सरकार को टैक्स देना होता है, ठीक है। टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता है उससे यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, राइट। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अभी यूट्यूब से मुझे पैसा मिलता है, ठीक है, सैलरी आती है, तो वो हमारे इसमें जो गवर्नमेंट है ना, इसका जीएसटी भी कटता है ना, टैक्स कटता है। तो टैक्स जो कटेगा उसके बाद जो बचेगा पैसा हमारा, उसे क्या बोलेंगे, डिस्पोजेबल इनकम, है ना। क्वेश्चन को पीछे पूछ सकता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इंग्लिश में ही वर्ड दे देगा, हिंदी बोलेगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय तो भी नहीं समझ पाओगे क्या होता है ये। तो ध्यान रखना है, की पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप को समझना। जैसे कि आपने 50,000 रुपये कमाए, आपको मैंने हिंदी समझा दिया अपने से लेकर के, है ना। टोटल इनकम इतना है, सरकार को 5,000 टैक्स दे दिया, आपके पास इतना बचा, वो यहाँ पर हो जाएगा, अपनी मर्जी से इसको खर्च कर सकते हो जो बचेगा, ठीक है। बस ये था इतना, मैंने आपको सिंपल एक बात में समझा दिया। आगे देखो यहाँ पर कुछ टर्म दे रखे हैं, जैसे कि पीपीपी दे रखा है, पैसे की असली ताकत, ये बताता है क्या, महंगाई और जीवन स्तर मुख्य फोकस करता है। और पीसीआई क्या होता है, ये औसत अमीरी जो दिखाता है इसको, और देश की कुल आर्थिक सेहत को दिखाता है। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जेब में बचा पैसा, जो हमारे पास बचा जो पैसा, वो खर्च करने की क्षमता बताता है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट है यहाँ पर, करके अपना सॉल्व कर सकते हो। अगर ये पता होगा तो आप इतना अपना आंसर कर पाओगे इससे, क्योंकि जो पीपीपी होता है ये पैसों की असली ताकत होती है और महंगाई पर जीवन स्तर इसमें होता है, ठीक है। पीसीआई औसत अमीरी, जिसके यहाँ पर कुल आर्थिक सेहत, और यहाँ पर जो जेब से बचा पैसा वो खर्च करने की क्षमता, ये आपका डिस्पोजेबल इनकम में आ जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
कथन वाले प्रश्न, यदि यहाँ पर किसी देश का जीएनपी और जीडीपी से अधिक है तो इसका क्या अर्थ होगा, ऐसे करके क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है। दूसरा, पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार वर्ष बदलने पर जीडीपी का आंकड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा पूछ सकता है। जीवीए 20 मतलब वर्सेस जीडीपी, क्यों सरकार अब जीडीपी बजाय जीवीए पर अधिक ध्यान दे रही है, ऐसे करके क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है। तो ये सब बातें आपको बुक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपके पास जो नोट्स है, नोट से पढ़ लेना है, राइट। या हो सकता है कि आपके पास नोट्स अगर नहीं है तो आप जो रामेश्वर सर है ना, उनका नोट्स प्रेफरेंस करोगे, मतलब प्रेफर करोगे, काफ़ी अच्छा है ना। देखो नोट्स आपके पास है, ठीक है। बुक्स अगर है, बुक्स में भी यहाँ पर चीज़ें दी, क्योंकि बेसिक चीज़ें दी होगी बुक्स में, राइट। मैं उसको संजीव वर्मा बुक को लेकर के बात कर रहा हूँ, रमेश सिंह में भी बुक में होगा शायद से, नहीं होगा तो बताना, कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है। इकोनॉमिक बुक चैप्टर 1 आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक बुक आपके पास कोई भी हो, जिसका चैप्टर 1 आप पूरा पढ़ोगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसके वहाँ पर एमसीक्यूज होंगे, सॉल्व करोगे। बाकी हम लोग तो एमसीक्यूज शाम को सॉल्व करेंगे, है ना, 6 बजे। और ये सब चीज़ें आपको करनी है। पूरा चैप्टर पढ़ना है, की पॉइंट अपने नोट करने हैं। ठीक है। कल की क्लास, आज की क्लास से रिलेट करने चीज़ों को। ठीक है। और आपका पहला चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग अगला सेकंड चैप्टर जब आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ेंगे। जो की टर्म्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इसकी और मजबूत हमारा इकोनॉमिक होता जाएगा बैकग्राउंड, है ना। आगे देखो, इकोनॉमिक को ध्यान से कवर करना है, जो जो चीज़ें कही जा रही हैं वो चीज़ें आपको फॉलो करना है। ठीक है। अभी अगला यहाँ पर है हिस्ट्री टॉपिक आता है। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन संत को, भक्ति आंदोलन के समय कौन से संत थे, है ना, जैसे कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सब। भक्ति आंदोलन के प्रकार क्या क्या थे, इसके बारे में, प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। दर्शन और सिद्धांत कौन कौन थे इनके, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है। अगर देखो आपका इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, इंग्लिश अगर आपका अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा भी नहीं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक है 11-12 की, वो फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है वो। इसी बुक से ही पता यूपीएससी ने 2020-19 में ऐसे कुछ करके लाइन से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे हिस्ट्री के। ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। ये मत लेना कि इंग्लिश वाली है जिसको हिंदी ढूंढने लोगों, ट्रांसलेट वाली। मार्केट में ट्रांसलेट वाली भी है, लेकिन उससे गलत ट्रांसलेट है, वो लेके मत आना। इंग्लिश वाली पढ़ सकते हो तो पढ़ना, वरना छोड़ दो। ठीक है। ये पढ़ना है आपको। या तो उपेंद्र सिंह की बुक ले सकते हो, लेकिन काफ़ी महंगी है, करीब 700 रुपये से ऊपर की बुक है वो। तो देखो ये सब टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। ये देखा सामाजिक इनका प्रभाव कैसा था, दर्शन सिद्धांत कैसे थे, भक्ति आंदोलन के प्रकार क्या क्या थे। ठीक है। साहित्य योगदान इनका कैसा था, देखा गया था, राइट। और सूफीवाद का परिचय इन्होंने दिया, सूफी सिलसिले को लेकर बताया, सूफी राज संबंध क्या है, सांस्कृतिक इसका संश्लेषण कैसे देखा गया, तो ये सब पॉइंट है इसमें। आधुनिक प्रासंगिकता, इन आंदोलन के विचारों की समकालीन भारतीय समाज में प्रासंगिकता देखी गई थी। जैसे इकोनॉमिक्स यहाँ पर बताना आपको कि इन आंदोलन ने कैसे यहाँ पर विचारों के समकालीन भारत के समाज की प्रासंगिकता को बताया था। ठीक है। तो ये सब आप टॉपिक पढ़ोगे, आपको जो टॉपिक है आपका भक्ति आंदोलन, आपके पास जो भी मटेरियल होगा वहाँ से मिलेगा, है ना। एकदम एवरग्रीन टॉपिक है, कुछ नया नहीं आते, राइट। नहीं मिलेगा तो बोलना, कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन देखो, आप अगर यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो मटेरियल आप, मैं यही कोशिश करूँगा, सोचूंगा कि आपके पास होगा मटेरियल। बिना मटेरियल तो तैयारी नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो जो भी बुक है आपके पास भक्ति आंदोलन होगा, वहाँ से आपको क्या करना है, चीज़ें छांटना है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। यानी कि आपने उठाया भक्ति आंदोलन, हाँ खत्म हो गया 5 पेज में। ये जो मैं टॉपिक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट, ये सब आपको करने कवर वहाँ से। ठीक है। आगे आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है, एमसीक्यूज। ठीक है। ये मैंने एमसीक्यूज बनाया हुआ था, मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी ले भी सकते हो अगर चाहते हो तो, या फिर हार्ड कॉपी में, या पीडीएफ में आपको शेयर करूँगा। वो भी नहीं चाहते हो तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है। तो यूट्यूब का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, पीडीएफ बोलोगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। पीडीएफ बोलोगे तो कराऊँगा, नहीं बोलोगे तो नहीं, राइट। आगे सी सेट, यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है। सी सेट में आज मैंने सिर्फ इतने ही दिया, सी सेट तक ही। ठीक है। और इस बाकी सब आपको लर्न करना है, जो पीछे छूट गया है उसको भी कवर करना है, और एक एक चीज़ जाके अच्छे से फ्लो में सेट करना है चीज़ों को। यहाँ पर देखो सी सेट में आप कैलेंडर है, आज कैलेंडर को लेकर के पूरा टॉपिक आपको खत्म करना है। ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। मैं लिखा भी यहाँ पर कि कम क्वेश्चन की, अगर बताना भूल जाऊँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, क्वेश्चन यहाँ पर कम है, 13, 14, 15 क्वेश्चन जो भी होंगे उनको आपको खत्म करने हैं कैलेंडर के, राइट। आगे आते हैं, ये नहीं कि जो खत्म होते चल रहे हैं आप खत्म करो, हाँ हो गया काम। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने किए हैं चैप्टर, वो भी आपको रिवीजन करने हैं, अगर टाइम आपको मिल जा रहा है, बीच में दिया जा रहा है तो। ठीक है। फ्री नहीं छोड़ना कि हो गया टारगेट खत्म, मैंने अब जीवन जी लिया, अभी बचा यूपीएससी जो एग्जाम देना है, टारगेट वही एक तरह से टारगेट उसी का। ठीक है। आगे टॉपिक 4, इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, मैं बताया आपको कि इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे देखो, इकोनॉमिक सर्वे का मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ दे दूँगा। अभी तो मैं एमसीक्यूज मैंने दिए हो,
ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का कॉल मैं आपको मतलब अभी शाम तक मैं आपको क्या करूँगा, दोपहर तक मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो विजन है इसके यहाँ पर समरी आया हुआ है इसका, ठीक है। तो कोशिश करूँगा, मिलता है मुझे तो मैं आपको शेयर करूँगा, राइट। अगर आपके पास किसी के पास होता है तो आप मुझे पर्सनल शेयर कर दोगे, मैं आपको वो चैनल पर शेयर कर दूँगा। जब चैनल पर शेयर करना चाहते हो तो मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपका पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ठीक है, अगर आपके पास होता है तो, या फिर मैं ढूंढ के इसको लगा दूँगा, राइट। बाकी इतनी चीज़ें कवर करनी है, जो बचेंगी आप मुझे मैसेज करते जाना, मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे, और यहाँ से एंड करते हैं इसको, और शाम को हम लोग एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे, राइट। अच्छे से चीज़ें कवर करनी है, और आज संडे भी है, इस वजह से थोड़ा मैंने टॉपिक को कम कर दिया है, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक का टॉपिक मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। कल वाले टॉपिक को लेकर के थोड़े से वो, और आज के कुछ कुछ नए पॉइंट मैंने ऐड किए हैं इसमें। बाकी एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे इनके शाम को भी, ठीक है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक का, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।